यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। आपने पिक्चर देखी, केरल की जो स्थिति है, क्या यूपी में कुछ ऐसा माहौल है, क्या कोई लिंकअप आईएसआईएस से या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो लव जिहाद के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उनका हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है सर? अब जो आईसिस का घटनाक्रम रहा आज से कुछ सालों पहले, वो तो अब समाप्त हो चुका है, पूरी दुनिया से समाप्त हो चुका है। लेकिन ये चिंता का विषय निश्चित रूप से उस समय भी रहा, आगे भी रहेगा कि इस प्रकार रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और इंटरनेट के ज़माने में आजकल ये संभव है कि पता भी न चले कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारी बेटी क्या कर रही है, और वो रेडिकलाइज हो जाए। फिल्म इसको रोकने के लिए हमें सजग करती है, एजेंसीज़ को और मजबूत करना चाहिए, इसके लिए हमको प्रेरित करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्र की जो गहराई है, हमारी संस्कृति की वो गहराई है, इस प्रकार के झोंकों को वो झेल लेती है अच्छे से। लेकिन जो कष्ट में हमारी बेटियां आईं, हमारे बेटे आए, वो भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी एजेंसियों को मजबूत करना है, राष्ट्र की जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसको मजबूत करना है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आए तो हम उससे और अच्छे से बच सकें। आप कानपुर में कमिश्नर भी रहे, हमने स्टोरी की, बहुत सारे लव जिहाद के वहाँ मामले सामने आए थे। क्या कोई संगठित रूप से इन मामलों के पीछे है जो फंड कर रहा है? अब देखिए, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। एक किसी बेटी के साथ अवैध धर्मांतरण हो, वो अलग है, और जो रेडिकलाइजेशन है वो अलग है। जैसा फिल्म में दिखाया गया केरल में कि दोनों को जोड़ा गया, वहाँ पे उसको प्रयोग किया गया। तो केरल का तो मैं व्यक्तिगत मेरी किसी टेररिस्ट से या किसी विक्टिम से पूछताछ नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जो पकड़े गए आतंकवादी, उनसे पूछताछ हुई, बातचीत हुई। तो यहाँ भी इसी प्रकार का रेडिकलाइजेशन किया गया था। संख्या बहुत सीमित थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोग की सजगता अलग किस्म की थी और रोकथाम के लिए योगी जी ने अलग उपाय कर रखे थे। एटीएस को बहुत मजबूत किया था, जिसकी वजह से आतंकवाद में या आईसिस में बहुत ही सीमित संख्या में लोग जा सके। आप तो एटीएस में रहे, तो क्या महिलाओं को भी टारगेट करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं? इस तरह का आपके सामने कोई केस है? जी बिल्कुल, महिलाओं को भी टारगेट करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश में कह सकता हूँ उनको सफलता बहुत कम मिली, लेकिन युवकों के साथ कुछ सफलता मिली। कुछ को हमने गिरफ्तार किया, बहुतों को हमने डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में डाला, जिनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुख्य धारा में जोड़ा, उनके नाम भी गोपनीय रखे और राष्ट्र की सुरक्षा को। कभी कोई केरल से लिंकअप निकला, क्योंकि पीएफआई का बड़ा नेटवर्क है और केरल उसका गढ़ माना अब जाता उतना है? इन्वेस्टिगेटिव डिटेल्स में आपको नहीं दे सकता पीछे के, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापक समस्या थी, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत की जो एजेंसियां हैं, खासकर एनआईए, एटीएस जैसी संस्थाओं की मजबूती से, और सबसे बड़ी बात अपने राष्ट्र की गहराई से, संस्कृति की गहराई से हम लोग उसको रोक पाए। एक आखिरी सवाल और, क्या जो फिगर बताया जा रहा है, क्या ऐसी संभावना है कि इतना बड़ा फिगर हो सकता है देश में जो इस तरह के मामलों में जो लड़कियां पर? फिगर्स तो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए गए हैं कई बार, वो फिगर्स सबके पास उपलब्ध हैं। इसमें अलग अलग है कि कौन वाकई में क्रिमिनल लायबिलिटी के हद तक पहुंचा, कौन केवल एक्सपोज हुआ। तो एस्टिमेट्स हैं ये। जो फिल्म में शुरू में एक फिगर आया था, बाद में उन्होंने स्वयं उसको चेंज किया उन्होंने। फिगर उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, विषय स्वयं महत्वपूर्ण है कि आईसिस या कोई और आतंकवादी संस्था क्या इंटरनेट को प्रयोग करके दूर दराज के इलाके में जा कर के रेडिकलाइज कर सकती है, अपने गिरोह को मजबूत कर सकती है। उसके रोकथाम के लिए हमें काम करने की जरूरत है। एक सवाल और, चूंकि पॉलिटिशियन भी हैं, तो क्या जो कई राज्यों ने बैन कर रखा है इस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से बैन करने की इसमें कोई औचित्य नहीं है। फिल्म धर्म के बारे में नहीं है, फिल्म आतंकवाद के बारे में है, और आतंकवाद के बारे में हमें सजग करती है, आगे के लिए आगाह करती है, पीछे जो दृष्टांत हुआ, घटनाक्रम हुआ, उसको क्रॉनिकल करती है। तो जरूरत प्रतिबंध लगाने की नहीं है, क्योंकि ये जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म है। ऐसे में सबका देखना इससे बहुत जरूरी हो जाता है। धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ हैं। धर्मवीर जी, आपने पिक्चर देखी, केरल में जो हाल है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार छिटपुट केस ऐसे सामने आते रहे। हालांकि कानून की सख्ती के बाद असर तो पड़ा है, लेकिन फिर भी केसेस सामने आ रहे हैं। तो केरल की और उत्तर प्रदेश की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से ये फिल्म में देखी है हमने और दिखाई गई है, इस तरह से बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। और मैं कह सकता हूँ कि इस मूवी को देख करके बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपना रास्ता तय करना चाहिए। अच्छा, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कई राज्यों में इसे प्रतिबंधित किया गया, यूपी सरकार ने हालांकि इसे टैक्स फ्री किया। उस सियासत को कैसे देखते हैं? ये तो एक समस्या है, उस समस्या को लेकर बाकी विपक्षी दलों की राय अलग अलग। देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति है और एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए और इस तरह से ये व्यवस्था की जाती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि
हमारे देश के प्रदेश के बच्चों के भविष्य के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आप पिक्चर को देखकर क्या आपको लगता है कि क्या कानून में कुछ और व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की चीज़ों पर लगाम लग सके? निश्चित रूप से मेरा आपके माध्यम से माँ बाप से भी एक विशेष अनुरोध रहेगा कि हमें अपने माँ बाप अपने बच्चों को समय देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और समझना भी चाहिए बच्चों को, और बच्चों को समझाना भी चाहिए। यूपी सरकार ने आज खास तौर पर द केरला स्टोरी के लिए स्क्रीनिंग रखी थी और वही देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हुए हैं। जो मंत्रिमंडल सहयोगी थे वो भी इस मूवी को देखने पहुंचे थे। सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी मूवी देखी है। राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं। राजेश्वर जी सर नमस्कार। आपने तो पत्र भी लिखा था कि कानून को सख्त किया जाना चाहिए। अब इस पिक्चर को देखकर क्या आपको? इट्स अ वेरी बहुत ही सीरियस इशू है। इट शुड बी टैकल्ड वेरी सीरियसली। ये फुटप्रिंट्स ऑफ ISIS इज नॉट गुड, देश के लिए अच्छा नहीं है और ऐसी चीज़ों से, सत्य से भागना नहीं चाहिए। सबको बहुत सीरियस होकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का हाल क्या देख रहे हैं, क्योंकि लगातार केसेस यहाँ पर भी सामने आते हैं, तो क्या जो केरला वाला सिस्टम है यहाँ पर भी? देखिए, कानून सख्त होना चाहिए बिल्कुल। और पहले पलायन कैराना से हो रहा था, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक सख्त सरकार बनी जिसके कारण इस पे नियंत्रण हुआ है और ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।